क्या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर को अपना ऑफिस कंटिन्यू रखना चाहिए अगर वो क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है? तो ऐसा ही हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। कल जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया है, 3 बिल को पेश किया है। उसमें जो प्रोविजन है उसमें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं यहां पर बता दूं दोस्तों कि नहीं है, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, तो उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा अगर वो क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है और कंटिन्यू लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसे क्या है, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसी बिल की वजह से पार्लियामेंट के अंदर केओस मच गया। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उस बिल के अगेंस्ट में खड़े हो गए। इसको देखेंगे डिटेल में। So welcome back to Feedback IAS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। तो आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है दोस्तों, उसमें स्वागत है। आज जो हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने इनिशियल वीडियोज में बताया 3 बिल के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। मैं हमेशा डेली वीडियोज में आपको बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है, करंट अफेयर्स पे आपको कितना फोकस करना है, करंट अफेयर्स कितना डायनामिक पार्ट है, कितने क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। जैसे मैंने अर्लियर वीडियोज में बताया आपको, 17% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स एज वेल मेंस। तो आप करंट अफेयर्स को स्किप नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, मेरे द्वारा पढ़ते रहिए या कोई और प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को दोस्तों पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल बहुत क्रिटिकल है। अगर हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, अगर आप एज ए सिटीजन वो अवेयर रहना चाहिए कि करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है। अगर आप प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको करंट अफेयर्स की डे टू डे जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए। हम डेली करंट अफेयर्स ला रहे हैं, डेली आपको अवेयर कर रहे हैं कि आखिर इंडिया में क्या चल रहा है और बड़ी चीजों में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। हम सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं आज आपको एक गोल्डन रूल देने जा रहा हूं। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको एक गोल्डन रूल देने जा रहा हूं। मुझे मालूम है आप में से कोई नहीं मानेगा, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी में है। अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं या मेंस निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों आज आपने पॉलिटी पढ़ी और करंट अफेयर्स पढ़ा साथ में, तो क्या है, जब आप शाम को आपने पढ़ लिया, जब आप शाम को बैठेंगे, को सोने से पहले क्या रखना है, एक प्रैक्टिस सेशन रखना है। क्या? एक प्रैक्टिस सेशन रखना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, जो भी बता रहा हूं, जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको शेयर करता हूं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपने ऊपर जो चीजें अप्लाई की हैं, वो दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं। मैं कहीं से ऐसा नहीं किसी और की चीजें बता रहा हूं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। आपको कितना प्रैक्टिस सेशन रखना है, प्लीज एटलीस्ट 1 आवर का आपको प्रैक्टिस सेशन रखना है। आपने जो भी पढ़ा है उसमें, आपने आज के दिन जो भी पढ़ा है उसमें कम से कम आप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे और उसके जो मेंस के जो 2 आंसर हैं वो लिखेंगे। अगर आप पहले टाइम देख लें कि कितना आपको टाइम लग रहा है 10 एमसीक्यू को क्वेश्चन लगाने में और मेंस के 2 क्वेश्चन लगाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, आप इस टाइम को कम भी कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप इस टाइम को कम कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपको 2 मेंस के आंसर डेली लिखने, इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप डेली एमसीक्यू लगाएंगे, 1 डे आप इतने एमसीक्यू लगा लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप एग्जाम में जाके बैठेंगे तो आपको दोस्तों ना तो कोई हेजिटेशन होगी, ना आपको कोई एंजाइटी होगी, और आप इजीली क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे दोस्तों, इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, हम पूरे साल प्रिपेयर करते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं,
जब एग्जाम में जाते हैं तो एक तो एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है, आपने पूरे साल तैयारी की, वो 4 घंटे डिसाइड करते हैं आप मेंस का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। अगर आप उन 4 घंटों में आप अगर प्रेशर को डील नहीं कर पाए, अपनी एंजाइटी को डील नहीं कर पाए, और आपको जो आता है आप वो भी गलत कर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होना तो इम्पॉसिबल है, आपका प्रीलिम निकलना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो एग्जाम का प्रेशर है उसको डील करिए। उसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, एक तो आप प्रैक्टिस बहुत करें, प्रैक्टिस बहुत करें, और जो एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है उसको बनाकर आप मॉक टेस्ट दें। एग्जाम का एनवायरनमेंट हो, घर पर नहीं करना है। और जो मैंने गोल्डन रूल दिया है, कितना, जो मैंने गोल्डन रूल दिया है, मैंने 1 आवर बोला है, आप क्या कर सकते हैं, डेली क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेशन रखना है 50 मिनट का, 50 मिनट का प्रैक्टिस सेशन रखना है। इसमें क्या करना है, 10 जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के लगाने, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जो प्रीलिम्स में आने वाले होते हैं, जो, और 2 क्वेश्चन जो हैं, जो 2 क्वेश्चन पर डे आपको सीसेट के लगाने, और 2 क्वेश्चन क्या करने, 2 क्वेश्चन आपको मेंस के लिखने, किसके, मेंस के लिखने। और आपको ये डेली करना है, जो भी आपने पढ़ा हो, जो भी आपने प्रिपेयर करा हो उस दिन, आपको उसके बारे में लिखना है। आप लीजिए, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले आप हैबिट बनाइए लिखने की, आखिर लिखा कैसे जाता है, एक आंसर लिखा कैसे जाता है उसकी हैबिट बनाइए। फिर धीरे धीरे क्या करिए, फिर धीरे धीरे आप कर सकते हैं, आप डायरेक्टिव की तरफ जा सकते हैं, कि आप डायरेक्टिव देख सकते हैं, जो यूपीएससी जो मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछती है, आप उसके डायरेक्टिव को समझिए पहले, कि इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, डिस्कस का मतलब क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों फिर आप डायरेक्टिव समझिए, फिर उसके स्ट्रक्चर देखिए कि आखिर आंसर्स को लिखा कैसे जाता है, कि आपको स्ट्रक्चर के इंट्रो कैसे लिखा जाएगा, हम इंट्रो में एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखा जाता है, और बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप समझने की कोशिश करिए। फिर जो कंक्लूजन, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। जब आप तीनों चीज़ों पे काम कर लेंगे तो अब आप एक आंसर लिखने लगेंगे। फिर आपको किस पे काम करना है, फिर दोस्तों आपको काम करना है स्पीड पर। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने, कितने, 20 क्वेश्चन लिखने 3 घंटे में। अब 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने तो आपको पर क्वेश्चन कितना हो गया, 8-9 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना है, कितना, कम से कम 9 मिनट्स के अंदर, 9 मिनट्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मैंने जो गोल्डन रूल, अगर आप जो मैं रूल बता रहा हूं अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, आप प्रीलिम्स तो निकलेगा ही, आपका मेंस भी निकलेगा दोस्तों। तो मैं जो रूल बताने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही मैंने मेंस निकाला था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया था दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक गया था, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने क्या कहते हैं, मैं प्रैक्टिस सेशन रखता था, मैं अपनी क्लासेस के बाद उसको क्या करता था, मैं लिखता था। जब आप राइटिंग करते हैं, या जब आप राइटिंग करते हैं तो आपकी जो मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है वो पढ़ने से ज्यादा होती है, आप ज्यादा मेमोराइज करते हैं। इसलिए आप जो भी करें लिख कर करें। अब मैं क्या करता था, मेरी हमेशा से ये रहा कि मुझे, अगर मैंने मान लीजिए मैंने आज पढ़ लिया पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले दिन उसको भूल जाऊंगा, मुझे याद ही नहीं रहेगा या मिक्स हो जाएंगी चीजें। लेकिन जब मैं लिखता था तो मुझे मेमोराइज रहती थी चीजें, मैं लिखता था तो मेरी जो मेमोराइज कैपेसिटी है दोस्तों वो ज्यादा होती थी, मैं ज्यादा दिन तक उसको क्या कर सकता था, होल्ड करके रख सकता था, मेमोरी में ज्यादा दिन तक होल्ड करके रख सकता था, और मेरी जो कैपेसिटी थी होल्ड करने की वो ज्यादा थी। तो ये गोल्डन रूल को जरूर फॉलो करिएगा, ये गोल्डन रूल को जरूर फॉलो करिएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। चलिए अब हम क्विकली देख लेते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है वो, जैसा मैंने बताया, जो दोस्तों हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने 3 बिल को पेश किया। उससे क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर
क्योस मच गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर बिल क्या है और बिल के अंदर ऐसे क्या प्रोविजन है। पार्लियामेंट के अंदर क्योस मच गया, पार्लियामेंट के अंदर हड़कंप सा मच गया और जो अपोजिशन पार्टीज हैं बिल को, जो होम मिनिस्टर हैं उनके मुंह पर ऐसे करके फाड़ दिया। ऐसे कौन से डेरोगेटरी प्रोविजन है कि जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टीज ने क्या किया, इतना हड़कंप मचा दिया। तो क्या बिल है दोस्तों? बिल किस बारे में? बिल है बिल टू आउटस्टेट द अरेस्टेड मिनिस्टर ट्रिगर द केओस। मैंने जैसे बताया कि बिल जो है, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इवन अगर मिनिस्टर हो, तो उनको क्या है, अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो क्रिमिनल केस में अरेस्ट हो जाएंगे तो उनको क्या है, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, अपना जो पद है वो त्यागना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, ये जो क्या कहते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कह रही हैं जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो पब्लिक का ट्रस्ट है, हम जो इलेक्ट किया है पब्लिक ने, वो क्या है, वो एक सिर्फ अरेस्ट होने की वजह से क्या होगा, उनको अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जो हमारे जो लीडर हैं अपोजिशन के, राहुल गांधी ने तो मिडिवल टाइम से कंपेयर कर दिया। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर इसके प्रोविजन को देखेंगे तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर हम अगला आर्टिकल देख रहे हैं, हमारा सेकंड आर्टिकल क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, या यूपीएससी के लिए क्यों रिलेवेंट है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल क्या है? बंगाल हैंड्स ओवर द लैंड टू बीएसएफ टू बिल्ड फेंस अलोंग द बॉर्डर। तो बंगाल जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या की है, जो बीएसएफ है उसको लैंड दे दिया। किस लिए लैंड दे दिया? लैंड जो दी है बॉर्डर के पास दी है, जिससे वो क्या करें, फैंस बना पाए। फैंस किस लिए बनाते हैं दोस्तों? फैंस इसलिए बनाते हैं जो सिक्योरिटी है वो वायलेट ना हो, कोई भी इमिग्रेंट अंदर ना घुस पाए। अगर हम तीसरा आर्टिकल देखें, तीसरा जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली क्या किया है, टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 मिसाइल का। जो अग्नि 5 मिसाइल है उसका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली कर लिया है। और नेक्स्ट आर्टिकल, ये तो साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसके लिए? साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए, और ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। हमारा जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, जैसे पता होगा, जो ग्लोबल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों? ग्लोबल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ये गुरुग्राम इंडिया में है। अब सोलर अलायंस क्या करने चाह रहा है? ग्लोबल सोलर अलायंस प्लान कर रहा है रिसर्च हब इन इंडिया, एक रिसर्च हब बनाने की प्लान कर रहा है इंडिया में। तो वाई इंडिया नीड्स, अगला जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 5, और जो लास्ट आर्टिकल है आज का, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया को क्यों जरूरत पड़ रही है, जो नेशनल स्पेस लॉ की जरूरत क्या है, इंडिया को नेशनल स्पेस लॉ की जरूरत क्या है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया को नेशनल स्पेस लॉ की जरूरत क्या है, क्यों स्पेस लॉ की जरूरत पड़ रही है। पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों? पहला आर्टिकल मैंने जैसे बताया, बिल आउट द अरेस्ट मिनिस्टर ट्रिगर द केओस। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए या मिनिस्टर हो गए, उनको अपना ऑफिस छोड़ देना चाहिए आफ्टर द अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस? अगर वो 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं तो उनको क्या है, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ऐसा जो नया बिल जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने क्या प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें ऐसा प्रोविजन डाला गया है कि अगर कोई भी 30 दिन तक क्रिमिनल केसेस में जेल में रहता है उसको क्या है, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। की प्रोविजन क्या है ऑफ इस बिल के की प्रोविजन क्या है? तो दोस्तों 3 बिल पेश किए हैं। कौन कौन से बिल पेश किए हैं? जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कौन कौन से बिल पेश किए हैं? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025, कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025।
2025 को क्या है। अच्छा, मेन क्लॉज क्या है इसमें, व्हाट इज द मेन क्लॉज। इस बिल में जो मेन क्लॉज है दोस्तों वो है, अगर पीएम हो या चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, उनको क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जाता है तो उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इफ पीएम सीएम मिनिस्टर इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज, मतलब 30 दिन लगातार और विदाउट बेल, मतलब 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं विदाउट बेल, तो उनको क्या है दोस्तों, उनको पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर और मोर। चार्जेज लगते हैं 5 साल की जेल के या उससे ज्यादा के, तो उन्हें क्या है, उन्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उनको पीएम को रिमूव किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री को रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, और सीएम को रिमूव किया जा सकता है बाय द गवर्नर, और मिनिस्टर क्या है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने जो ऑफिस है रिमूव हो जाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इसको, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे मिनिस्टर हो, अगर इन तीनों में क्या है, अगर इन तीनों को क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जाता है, किस में, क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जाता है, और वो कंज्यूकेटिव क्या करते हैं, लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, कितने, लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, और उनको बेल नहीं मिलती है, और इम्प्रिजमेंट, कितना इम्प्रिजमेंट के चार्जेस हो सकते हैं, 5 साल या मोर देन 5 ईयर्स और मोर, तो उनको क्या है अपने ऑफिस से, उनको क्या है ऑफिस से रिमूव किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को कौन रिमूव करेगा, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और चीफ मिनिस्टर को रिमूव किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा, और जो मिनिस्टर हैं वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, अपने ऑफिस से रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्लॉज है, इसकी वजह से क्या है, हमारी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो क्या कर रही हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं, वो इस बिल के अगेंस्ट हैं। हम देखेंगे कौन कौन इसके फेवर में है और कौन कौन इस बिल के अगेंस्ट है, हम सारी चीजें दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो करंट अफेयर्स होता है दोस्तों, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में होता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसका स्टैटिक पार्ट बता दे रहे हैं, या हम एक फ्रेमवर्क उसका बता रहे हैं और दूसरा फ्रेमवर्क नहीं बता रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम अपोजिशन के बारे में भी बताएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी देखेंगे, हम एथिकल एंगल भी देखेंगे, हम प्रीलिम से रिलेटेड भी देखेंगे, हम मेन से रिलेटेड भी देखेंगे, तो हम सारी चीज़ें अपने जो करंट अफेयर्स में देखते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे करंट अफेयर्स की क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं, और शेयर करते रहें। शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जिन बच्चों तक हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोज पहुंचनी चाहिए उन बच्चों तक हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो पहुंचेंगी नहीं। तो इसलिए जो हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा जो हार्डवर्क है दोस्तों उसको पे ऑफ नहीं मिलेगा। इसलिए आप शेयर करते रहिए, शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, अमित शाह जी हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में देखते हैं। देखो बिल किस किस चीजों पे फोकस कर रहा है, मैंने जैसे बताया 3 बिल टेबल्ड बाय द होम मिनिस्टर प्रपोज द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को रिमूवल का, चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर का अंडर द सर्टेन कंडीशन, अंडर द सर्टेन कंडीशन। पहला क्या है दोस्तों, पहला जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल 2025 में ऑलरेडी आपको पहली स्लाइड में बता चुका हूं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025 में ये भी बता चुका हूं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, अमेंडमेंट बिल 2025। कंडीशन फॉर रिमूवल की क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिमूवल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, हम वो देखने की कोशिश करते हैं।
I have already told you what is the procedure of removal of Prime Minister, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह जी के जो बिल आए उसमें उन्होंने कैसे क्या प्रोसीजर रखे। अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर 30 कंसेक्यूटिव डे ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेज। अगर किसी भी पर्सन को जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, उसको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है क्रिमिनल केसेस में और उसको लगातार 30 दिन के लिए जेल में रहना पड़ता है, तो उसको क्या है, उसको रिमूव किया जाएगा। उस प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर को जो है वो गवर्नर के द्वारा, और जो मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। फेसिंग चार्जेज ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर्स और मोर। मैंने जैसे बताया, अगर उनके ऊपर चार्जेज हैं इम्प्रिजमेंट के 5 ईयर और मोर, तो क्या है, उनको क्या किया जाएगा, उनको रिमूव किया जाएगा। द प्रेसिडेंट फॉर पीएम यूनियन एंड यूनियन मिनिस्टर, गवर्नर फॉर स्टेट मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर इन मिनिस्टर इन यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एडिशनल प्रोविजन क्या है, व्हाट इज द एडिशनल प्रोविजन ऑफ दिस बिल? तो इसका एडिशनल प्रोविजन है द लेजिस्लेशन अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट। तो इस लेजिस्लेशन में क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार रिमूव कर दिया तो उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है वंस द डिटेन्ड मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इज रिलीव्ड। जैसे ही डिटेन्ड मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रिलीज हो जाते हैं तो उनका क्या है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। वो दोबारा से क्या बन सकते हैं, अपने पद पर वापस लौट सकते हैं, अपने ऑफिस में वापस लौट सकते हैं। ये दोस्तों, अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, हम आर्टिकल 17(4) को समझेंगे और समझेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। जैसे पता होगा दोस्तों, अगर आप आर्टिकल 75 देखें या आर्टिकल 164 देखें, उसमें मेंशन क्या किया। अगर हम आर्टिकल 75 देखें या 164 देखें तो उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। उसके अंदर अगर हम आर्टिकल 74 देखें या आर्टिकल 164 देखें, उसके अंदर प्रोविजन क्या है, उसमें दोस्तों मेंशन क्या किया गया है। उसमें मेंशन किया गया है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है किसके प्लेजर पर होता है, उनका जो ऑफिस होता है वो जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो किसके प्लेजर पर करते हैं, जो ऑफिस होल्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो जिसके प्लेजर पर वो होल्ड करते हैं ऑफिस वो प्रेसिडेंट होते हैं। ये आर्टिकल 75 में मेंशन किया हुआ है। अगर हम आर्टिकल 164 की बात करते हैं, किसकी, 164, तो आर्टिकल 164 में मेंशन किया, आर्टिकल 164 में मेंशन किया गया है जो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो किसके प्लेजर पर होल्ड करते हैं। तो दोस्तों, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर क्या है, चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, गवर्नर के प्लेजर पर क्या करते हैं, अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या अब मान लीजिए अभी तो क्या है, क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट हुए, 30 दिन तक लगातार जेल में रहे, तो उनको क्या होगा, उनको अपना ऑफिस रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें, कोई ऐसे प्रोविजन है कि जिससे प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाए, चीफ मिनिस्टर को रिमूव किया जाए या कोई मिनिस्टर को रिमूव किया जाए, अभी कोई प्रोविजन है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, हम समझते हैं criminal charges and disqualification already covered in the Representation of People Act 1951। उसमें क्या मेंशन किया गया, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। बट ओनली आफ्टर द कन्विक्शन, नॉट जस्ट अरेस्ट। तो इसके अंदर जो प्रोविजन है कि मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन एक्ट में क्या मेंशन किया गया, मान लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर है उनको क्या किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया क्रिमिनल केसेस में, उनको जेल हो गई, मतलब क्रिमिनल केसेस में उनको क्या हो गया, जेल हो गई, जेल में रह आए, फिर उनकी बेल हो गई। लेकिन उनको क्या है दोस्तों, उनका जो केस है वो चलता रहा, ऐसे 5 साल तक चलता है। लेकिन जब रिमूव कब किया जा सकता है, रिमूव जब किया जा सकता है जब उनको कन्विक्शन मिल जाए,
जब उनको सजा मिल जाए, जब उनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अभी का जो प्रोविजन है दोस्तों, वो अरेस्ट होते ही, अगर आप 3 दिन तक अरेस्ट हो जाएंगे तब आपको रिमूव किया जाएगा। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या है, उसमें कब जब तक कन्विक्शन नहीं होगी जब तक आपको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो दीज विल शिफ्ट द फ्रेमवर्क, जो बिल हैं, ये जो बिल है किस चीज पे शिफ्ट कर रहे हैं, कौन से फ्रेमवर्क पर शिफ्ट कर रहे हैं, ये जो बिल है दोस्तों कौन से फ्रेमवर्क पर शिफ्ट कर रहे हैं, कौन सा फ्रेमवर्क है जो शिफ्ट कर रहे हैं? कन्विक्शन टू अरेस्ट बेस्ड रिमूवल, कन्विक्शन टू अरेस्ट बेस्ड रिमूवल। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आर्ग्यूमेंट क्या है फॉर द बिल के फेवर में। आर्ग्यूमेंट क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं। फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है दोस्तों, ये जो 3 बिल हैं जो अमित शाह जी के द्वारा प्रेजेंट किए गए पार्लियामेंट में, उससे होगा क्या, क्या बेनिफिट है और फेवर में क्यों है इसके? तो इस बिल से क्या होगा दोस्तों, पॉलिटिकल मॉरलिटी और इथिक्स लाएगा। जो पॉलिटिकल मॉरलिटी है और इथिक्स को क्या लाएगा, इथिक्स को लाएगा। और इससे होगा क्या, मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर क्या है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन लड़के क्या है, वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, जो सीरियस चार्जेस वाले जो नेता हैं उनका ऑफिस वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको क्या है, उनको अपने उनके ऑफिस से रिमूव किया जाएगा। दो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है, जो अरेस्टेड लीडर हो रहे हैं, जो अरेस्टेड लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिसयूज करते हैं पावर का। क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं पावर का। तो उससे क्या होगा, जो मिसयूज होता है पावर का उसको रोक पाएंगे। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर बाय अरेस्टेड लीडर। तो अरेस्टेड लीडर के द्वारा जो मिसयूज की जाती है पावर, उसको रोक पाएंगे दोस्तों। और हम इसको किससे अलाइन कर पाएंगे, हम अलाइन कर पाएंगे जो क्लीन पॉलिटिक्स है, जो क्लीन पॉलिटिक्स नैरेटिव है, उससे हम अलाइन कर पाएंगे। तो हाँ, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट होते हैं ज्यादातर लोग, उन पर क्या है, क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं। तो हम कहते हैं जो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी है, बहुत बैड पॉलिटिक्स होती है इंडिया में। जब ये बिल लाए गए हैं तो इससे क्या होगा कि जो एक मैसेज जाएगा पब्लिक में, ये जाएगा कि जो हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है, वो क्लीन पॉलिटिक्स नैरेटिव सेट कर रही है। कैसी क्लीन पॉलिटिक्स सेट कर रही है, जो हमारे नेता हैं उन पे कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है और वो सारे क्लीन है और वो देश की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। वो अपने लिए काम नहीं करना चाहते हैं, वो देश की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, देश के विकास में काम करना चाहते हैं, हमारा देश विकसित बनाना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं। ना कि अपने लिए काम करें, कि अपने जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको हटाने के लिए काम करें। तो ऐसा नहीं है, ये नैरेटिव सेट हो रहा है कि क्लीन पॉलिटिक्स होगी अगर ये बिल पास हो जाते हैं। बिल है ये, इसके बिल के अगेंस्ट में कौन कौन है, और अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एजेंसीज हैं उनका क्या करेगी, उनका मिसयूज करेगी। अगर हम ईडी की बात करते हैं, अगर हम ईडी की बात करेंगे, सीबीआई की बात करेंगे और पुलिस की बात करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो ईडी का मिसयूज करेंगे। मिसयूज करके क्या करेंगे, जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको अरेस्ट करवाएंगे और उनको क्या कर देंगे, उनको रिमूव कर देंगे। और उनको क्या करेंगे, उनको रिमूव करेंगे। तो एजेंसी का क्या होगा, मिसयूज बढ़ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि इसके अगेंस्ट में जो वायलेट्स फेडरलिज्म का वायलेशन कैसे होगा दोस्तों, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट गेन मोर डिस्क्रिशन। और जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट है उनके पास क्या है, पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। उनके जो डिस्क्रिशन पावर है वो और ज्यादा हो जाएंगी। तो फेडरलिज्म जो स्पिरिट है, जो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का, तो वो क्या है दोस्तों, वो खतरे में है। फाउंडेशन जो है, जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है फेडरलिज्म, उसको क्या किया जाएगा, वायलेट किया जाएगा दोस्तों। इन द प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने क्या कहा, रिटर्न टू मिडिवल टाइम। हम जो मिडिवल टाइम्स में थे कि राजा को जो राजा था उसको रिमूव किया जाता था विदाउट, हम मिडिवल टाइम्स में लौट आए। और जो ओवैसी क्या कह रहे हैं, ओवैसी जो एएमआईएम के जो लीडर हैं उन्होंने कहा क्या है कि हम पुलिस स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, हम डेमोक्रेसी से क्या है दोस्तों, पुलिस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने वार्निंग दी है कि
जो इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, अगर पार्लियामेंट ये 3 बिल पास कर देता है तो हम क्या है, कहां पहुंच रहे हैं, हम जो पहुंच रहे हैं, हमारा जो जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक पुलिस स्टेट बन जाएगी। हम एथिकल डायमेंशन देखें तो एथिकल डायमेंशन क्या है दोस्तों, अगर हम एथिकल डायमेंशन देखें तो ये एथिकल डायमेंशन क्या है दोस्तों, इथिक्स वर्सेस पॉलिटिकल मिसयूज। जैसा मैंने बताया, अगर ये बिल पास होता है तो क्या लाएगा, बिल पास होते ही लाएगा ब्रिंग्स एंड पॉलिटिकल मॉरलिटी। तो क्या होता है, एथिक्स वर्सेस जो पॉलिटिकल मिसयूज है उसमें डिबेट क्या हो जाती है, डिबेट पैदा हो जाती है। इथिक्स वर्सेस पॉलिटिकल मिसयूज, कंपेयर करें अमित शाह जी जो हैं, जो अमित शाह हैं, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनको क्या है 2010 में अरेस्ट किया गया। उन्होंने अपना जो ऑफिस है इमीडिएटली रिजाइन कर दिया जब तक वो एक्विटेड नहीं हुए। तो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसके प्रोविजन क्या क्या है, कि इस बिल में प्रोविजन क्या है। अगर एक्ट बन जाता है तो आपको इस एक्ट के प्रोविजन पता होने चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बंगाल हैंडेड ओवर बीएसएफ बिल्ड फेंसिंग अलोंग द बॉर्डर। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जैसा आपको पता होगा, इंडिया और बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है। कितना है दोस्तों, 4096 किलोमीटर का क्या है, इंडिया और बांग्लादेश आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, 4096 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो हाँ, बीएसएफ को क्या है, बंगाल ने लैंड दी है। किस लिए लैंड दी है, कि वो वहां पर फेंसिंग कर सके। फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं की फैक्ट क्या है। हम प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए की फैक्ट क्या हो सकते हैं दोस्तों। टोटल लेंथ ऑफ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कितनी है दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जो टोटल लेंथ है वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है उसके बॉर्डर पर कितनी है दोस्तों। टोटल लेंथ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल में 2216.7 किलोमीटर है। यहां पर वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन, बांग्लादेश, 2216 किलोमीटर। ऑलरेडी कितनी फेंस हो चुकी है, फेंस कितनी हो चुकी है। अगर हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर देखें, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर देखें तो कितना 2216 किलोमीटर है। लेकिन हम फेंस कितनी कर चुके हैं, हम फेंस कर चुके 1647 किलोमीटर को हम क्या कर चुके, 1647.696 1647 किलोमीटर हम क्या कर चुके हैं, फेंस कर सकते हैं। और रिमेनिंग कितनी है दोस्तों, अभी बची कितनी है, 596 किलोमीटर बची हुई है जिसको हमने फेंस नहीं किया, 112 किलोमीटर नॉट फिजिबल, क्योंकि रिवर राइन है और टेरेन है। जो 112 किलोमीटर है उसको फेंस नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर रिवर राइन और टेरेन है। 112 किलोमीटर है दोस्तों, उसको क्या किया है, उसको 112 किलोमीटर है उसको फेंस नहीं किया जा सकता, बिकॉज वहां पर रिवर है, टेरेन है, इसकी वजह से वो नहीं किया जा सकता। 456 किलोमीटर क्या है, वो फिजिबल है जिसको फेंस किया जा सकता, बट पेंडिंग लैंड एक्विजिशन, बट बहुत सालों से पेंडिंग पड़ी है बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन। रिसेंटली क्या हुआ है, 77 किलोमीटर हैंडेड ओवर बाय द बंगाल गवर्नमेंट टू बीएसएफ फॉर फेंसिंग। तो 77 किलोमीटर जो लैंड है वो बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को दी है फेंसिंग करने के लिए। सेंटर हैज पेड 181 किलोमीटर, बट लैंड नॉट यट हैंड ओवर। सेंटर हैज पेड फॉर 180 किलोमीटर एंड हैज नॉट यट हैंडेड ओवर, बट लैंड हैज नॉट यट हैंडेड ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों आपको पता होगा फेंसिंग किसे बोलते हैं। ये जो एरिया है जो फेंसिंग हो रही है, जो तार बंधे हुए हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको फेंसिंग बोला जाता है, तो फेंसिंग के लिए लैंड दी है बंगाल ने बीएसएफ को।
बाय बॉर्डर फेंसिंग मैटर। अब मुझे आप ये बताइए दोस्तों, जो बॉर्डर फेंसिंग है वो मैटर क्यों करती है? और अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करते हैं तो फेंसिंग इतनी मैटर क्यों करती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग क्यों मैटर करती है। मैंने इनिशियली वीडियो में बताया फेंसिंग इसलिए मैटर करती है, जो इलीगल इमिग्रेशन होता है उसको रोकने के लिए। क्या जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम स्मगलिंग की बात करें, कि अगर हम स्मगलिंग की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की बात करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, जैसे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग किस किस चीज की हो सकती है? कैटल की हो सकती है, फेक करेंसी की हो सकती है और ड्रग्स की हो सकती है। तो फेंसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं कहीं क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग तो नहीं हो रही है। और फेंसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फेंसिंग के थ्रू हम काउंटर कर सकते हैं किस चीज को? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको काउंटर किया जा सकता है। और जो टेरर इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे बांग्लादेश से क्या होता है, बहुत जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटर करती हैं इंडिया के अंदर, तो क्या है, हम उसको रोक सकते हैं या हम उसको काउंटर कर सकते हैं। और दोस्तों हम इंप्रूव कर सकते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट टू रिड्यूस बीएसएफ कैजुअलिटीज एंड पेट्रोलिंग प्रेशर। तो अगर हम फेंसिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें जो बीएसएफ के जो जवान हैं वो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर क्या है, बीएसएफ के जो जवान हैं उनका प्रेशर रहता है और जो कैजुअलिटी होती है वो भी कम, वो भी क्या होगी, वो भी कम की जा सकती है। दोस्तों आगे बढ़ें, और चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस इन बॉर्डर फेंसिंग? बॉर्डर फेंसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैंने जैसे बताया कि जो 112 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर की बात करें कि वहां पर फेंसिंग फीजेबल नहीं है, फेंसिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो जो एरिया है रिवर वाला एरिया है, टेरेन वाला एरिया है, यहां पर फेंसिंग नहीं की जा सकती। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर वहां पर फेंसिंग नहीं की जा रही है इसका मतलब ये है कि वहां से इलीगल इमिग्रेशन आ सकते हैं, वहां से क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो सकती है, वहां से टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंटर कर सकती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रिवर स्ट्रेच, गंगा तीस्ता, फेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। जो गंगा रिवर है और जो तीस्ता रिवर है वहां पर फेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। तो वहां से बहुत बड़ा खतरा रहता है, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका सबसे बड़ा खतरा जो है तीस्ता और गंगा रिवर से। डेंस पॉपुलेशन एंड विलेज क्लोज टू द बॉर्डर, जो एरिया है, जो एरिया है वेस्ट बंगाल की बात करें या बांग्लादेश की, जो एरिया है वेस्ट बंगाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, जो आसपास का जो एरिया वो बहुत डेंस है और बहुत सारे विलेज हैं वहां पर। तो क्या है, लैंड एक्विजिशन उसकी वजह से क्या हो रही है, लैंड एक्विजिशन उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हो रही है। और अगर हम स्टेट और सेंटर की बात करें, जैसा आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है वो ममता जी की है। वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है वो ममता जी की है, और जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो दोनों की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल, इसकी वजह से सेंटर और स्टेट में क्या होता है, टसल होता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, लैंड एक्विजिशन में डिले होती है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अक्यूज द अपीचमेंट पॉलिटिक्स बाय द सेंटर। स्मगलिंग नेटवर्क सपोर्टेड बाय द लोकल माफिया, जो स्मगलिंग नेटवर्क होता है, जो क्रॉस स्मगलिंग होती है, जैसे कैटल की हो गई, या मैंने जैसे बताया कैटल की हो गई, काउंटरफीट करेंसी हो गई, ड्रग्स हो गई, तो उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, जो लोकल माफिया होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लोकल माफिया इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जब लोकल लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न होता है कि फैमिली डिवाइडेड अक्रॉस द बॉर्डर, फैमिली जो है वो डिवाइडेड हो जाती हैं अक्रॉस द बॉर्डर। ये जो मैंने चैलेंजेस बताएं वो मैंने आपको चैलेंजेस बताएं कि बॉर्डर फेंसिंग में चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं। दोस्तों चलो, गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए? गवर्नमेंट ने मेजर क्या लिए हैं? गवर्नमेंट मेजर्स, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लाए, जो कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को क्या किया था, जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था। उसके अंदर क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जो फेंसिंग होती है वो की, क्या की, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग की, सेंसर का यूज किया,
यूज किया और कैमरा का यूज किया, जिससे जितने भी चैलेंजेस मैंने आप बताए थे उसको काउंटर किया जा सके। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, जो बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो इंक्रीज कर दी। पहले बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो 15 किलोमीटर थी, अब कितनी कर दी है, 50 किलोमीटर में। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर क्या है, जो ज्यूरिसडिक्शन बीएसएफ की पहले सिर्फ 15 किलोमीटर थी, अब कितनी कर दी है, 50 किलोमीटर। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, अगर हम असम की बात करते हैं, यहां पर बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कितना, 50 किलोमीटर। सेंटर स्टेट की क्या है, कमेटी बनाई, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनाई गई है, जिससे जो लैंड एक्विजिशन में जो डिले हो रहा है वो लैंड एक्विजिशन क्या हो, फास्टर हो। फास्ट लैंड एक्विजिशन क्या है, तेजी से लैंड एक्विजिशन की जाए। तो ये मैंने बताया कि गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं इन पर। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसके लिए ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया सक्सेसफुली क्या है, टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 मिसाइल को। अग्नि जो 5 मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया है। इंडिया को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत क्या है, जबकि उस इंडिया को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत क्या है, जबकि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इंडिया को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत क्या है, जबकि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इंडिया की जो अग्नि सीरीज है वो बैकबोन है जो न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजी है अंडर द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, अंडर द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। तो क्या है, अग्नि जो सीरीज है इज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजी अंडर द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस सीरीज। इंडियाज अग्नि सीरीज इज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस अंडर द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। तो हम समझने की कोशिश करते हैं और कुछ फैक्ट देखते हैं, इसके की फैक्ट देखते हैं। और जो ये अग्नि जो मिसाइल है, अग्नि 5 जो मिसाइल है, ये मेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिसाइल अग्नि 5 वेरिएंट ऑफ द ICBM, क्या है, वेरिएंट ऑफ ICBM। रेंज क्या है दोस्तों इसकी, व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल की दोस्तों, 5000 किलोमीटर, इंटरमीडिएट टू इंटरकॉन्टिनेंट। इसकी जो रेंज है दोस्तों 5000 किलोमीटर है। टेस्ट साइट कौन सी है दोस्तों, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा, कंडक्टेड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। किसके द्वारा कंडक्टेड किया गया है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। और इसको डिजाइन किसने किया, अग्नि 5 जो मिसाइल है इसको किसने डिजाइन किया है दोस्तों, DRDO ने डिजाइन किया है। टेक्नोलॉजी टेस्टेड अर्लियर 2024, जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी टेस्टेड की गई है 2024 में। MIRB क्या है दोस्तों, MIRB मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। क्या है, री एंट्री व्हीकल है। चलिए आगे बढ़े। आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, ये है अग्नि मिसाइल। जो अग्नि मिसाइल है उसको लॉन्च किया जा रहा है। अभी जो टेस्ट किया गया है किसका किया गया है दोस्तों, अग्नि 5 का किया गया है। किसका, अग्नि 5 का किया। अग्नि 5 जो है दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज, क्या है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और जिसकी रेंज कितनी है, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, जो इंडिया का जो न्यूक्लियर डिटरेंस सिस्टम है, सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, ये इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्राइड है उसको स्ट्रेंथन करेगा। जैसे लैंड हो गया, एयर हो गया और सी हो गया, उसको क्या करेगा,
उसको स्ट्रेंथन करेगा। न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको एनहांस करेगा अगेंस्ट द चाइना। एनहांस द डिटरेंस अगेंस्ट द चाइना, कवर बीजिंग एंड संघाई। क्या कवर करेगा? बीजिंग एंड संघाई को कवर करेगा। जो न्यूक्लियर डिटरेंस है अगेंस्ट चाइना उसको कवर करेगा। तो हमारी मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है इन डिटरेंस, उसको क्या किया जाएगा? उसको बूस्ट किया जाएगा। और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है इंडियाज सेकंड कैपेबिलिटी, इंडियाज स्ट्राइक सेकंड कैपेबिलिटी, जो कैपेबिलिटी है इंडियाज स्ट्राइक सेकंड कैपेबिलिटी, उसको क्या करेगा दोस्तों? उसको बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करेगा। अब हम इसके दोस्तों टेक्निकल फीचर्स देख लेते हैं अग्नि 5 के। व्हाट इज द टेक्निकल फीचर्स ऑफ द अग्नि 5? अगर अग्नि 5 के टेक्निकल फीचर्स देखें तो क्या है? सॉलिड फ्यूल और 3 स्टेज मिसाइल है। इसमें सॉलिड फ्यूल और 3 स्टेज मिसाइल है। ईजियर मोबिलिटी एंड फास्टर लॉन्च, इसकी जो मोबिलिटी है बहुत ईजियर है और जो लॉन्च होता है बहुत फास्टर होता है। कैनेस्टर बेस्ड लॉन्च होता है। अब कैनेस्टर बेस्ड लॉन्च का क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये अगर मान लीजिए ये मिसाइल है तो यहाँ पर कनस्तर टाइप का होगा। तो कनस्तर टाइप से क्या होगा? मिसाइल लॉन्च की जाएगी। क्विक रेस्पॉन्स एंड ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है? क्विक रेस्पॉन्स है। और एमआरबी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अर्लियर बताया कि एमआरबी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। मल्टीपल बार हेड हिटिंग डिफरेंट टारगेट इन वन लॉन्च। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे ये मिसाइल है तो इसमें क्या होंगे? मल्टीपल बार हेड होंगे। तो जैसे ये लॉन्च होगी तो डिफरेंट साइड पर क्या किया जाएगा? टारगेट किया जाएगा। एक ही लॉन्च में ये बहुत जगह टारगेट कर सकती है। हाई एक्यूरेसी है, एडवांस गाइडेंस है। इसमें क्या है? एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन, क्या है? नेविगेशन सिस्टम है दोस्तों। क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। टेस्टेड किया गया, पहली बार इसको टेस्ट किया गया, फर्स्ट टाइम टेस्टेड 2012। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल सोलर अलायंस प्लान रिसर्च हब इन इंडिया। ग्लोबल सोलर अलायंस प्लान्स रिसर्च हब इन इंडिया। अगर हमें दोस्तों क्लाइमेट क्राइसिस को क्या करना है? क्लाइमेट क्राइसिस इज इक्वल टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज अर्जेंट। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज अर्जेंट। तो हमें जो क्लाइमेट क्राइसिस को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्लीन एनर्जी है उसके लिए क्लीन एनर्जी जो ट्रांजिशन है वो जल्द से जल्द लाने पड़ेंगे। अच्छा, हम की फैक्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द की फैक्ट? प्रीलिम्स के लिए देखते हैं। आज प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट क्या है? तो बॉडी क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। और फाउंडेड किसने की दोस्तों? फाउंडेड की इंडिया और फ्रांस ने पेरिस में COP25 में। इंडिया का जो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसको फाउंडेड किसने किया? उसको फाउंडेड किया है फ्रांस एंड इंडिया ने किया है। जो COP15 थी, COP 2015 में हुई थी, उसको किया था। इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने इनिशियली वीडियो में बताया था गुरुग्राम इंडिया में। कहाँ? गुरुग्राम। और इसके मेंबर्स कितने? जो सोलर अलायंस में कितने मेंबर हैं दोस्तों? जो सोलर अलायंस में 100 मेंबर्स हैं। और न्यू प्लान्स क्या है इसके दोस्तों? न्यू प्लान्स है 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन 17 कंट्री IIT स्टाइल। तो 7 सेंटर खोलने हैं एक्सीलेंस के। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC इन इंडिया, हब लिंकिंग ऑल सेंटर्स। और इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी है 2025 में वो कितना है? इंडिया का सोलर कैपेसिटी वो कितना है दोस्तों? 119 गीगावाट इन इंस्टॉल। 119 गीगावाट इंस्टॉल कर लिया गया है सोलर कैपेसिटी का। जो इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है वो कितनी है? 119 गीगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पर्पज क्या है सेंटर्स का? व्हाट आर द पर्पज ऑफ ये सेंटर्स के खोलने का दोस्तों? ये सेंटर्स के खोलने का पर्पज क्या है? पर्पज है कि हमें टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब करनी, जो टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन करना है लैब्स का। स्टार्टअप इकोसिस्टम लाना है सोलर में। सोलर में क्या करना है? हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम लाना है। स्किल बिल्डिंग एंड री स्किलिंग, O&M, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, डिजिटल टेंडर्स एंड सोलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट करनी है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक्सपोर्ट करनी है। इंडिया एज ए सप्लायर और सोलर इंजीनियर टू द वर्ल्ड, इंडिया एज ए सप्लायर ऑफ सोलर इंजीनियर इन द वर्ल्ड, सोलर इंजीनियर्स टू वर्ल्ड के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस इंडिया? इट एनहांस द इंडिया सॉफ्ट पावर एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ये क्या करेगा दोस्तों? ये जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की इन ग्लोबल साउथ में क्या करेगा? उसको इनहांस करेगा। और जो डोमेस्टिक R&D है उसको क्या करेगा? उसको जो इंडिया की जो डोमेस्टिक R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको क्या करेगा? बूस्ट करेगा, जैसे सोलर सिलिकॉन वैली इस। और ये क्या करेगा? इंडिया को जो नेशनल सोलर मिशन है और नेट जीरो 2017 गोल्स हैं उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। जो नेशनल सोलर मिशन है और नेट जीरो जो टारगेट है 2070 तक, जीरो इमिशन का जो टारगेट है 2017 का, उसको मीट करने में ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। प्रोवाइड जॉब प्रोवाइड कराएगा, स्किलिंग इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर, एक तो जॉब भी प्रोवाइड कराएगा और जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी स्किल है वो क्या करेगा? वो प्रोवाइड करेगा। आज क्या है? व्हाट इज द ग्लोबल रिलेवेंस? अगर हम ग्लोबल रिलेवेंस की बात करते हैं दोस्तों, क्लाइमेट कोऑपरेशन बियॉन्ड द बॉर्डर, जो क्लाइमेट कोऑपरेशन है बियॉन्ड द बॉर्डर होगी, साउथ एंड साउथ कोलैबोरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, जियोपॉलिटिक्स। टॉपिक दोस्तों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए? प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट आर्टिकल है आज का दोस्तों वो क्या है? तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने चंद्रयान को लॉन्च किया। किसको? चंद्रयान को। गगनयान लॉन्च होने वाला है, गगनयान। और भारत अंतरिक्ष स्टेशन है उसको भी प्लान किया है। किसने प्लान किया दोस्तों? इंडिया ने। तो लीगल आर्किटेक्चर है वो क्या करता है? कभी कभी लैक्स करता है। जो हमने टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में जो हमने ग्रोथ की है वो लीगल आर्किटेक्चर लैक्स कर जाता है। हमारा जो नेशनल स्पेस डे है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? हम नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? नेशनल स्पेस डे। माइंड क्या कराता है? लॉ मस्ट कैच अप विद रॉकेट्स। ये देखते हैं दोस्तों हम आगे जो ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क है हम वो देखने की कोशिश करते हैं। जो आउटर स्पेस ट्रीटी है जो 1917 में साइन हुई, जो आउटर स्पेस जो ट्रीटी है जो उसको 1967 में साइन किया गया, वो क्या कहती है? स्पेस का मतलब क्या होता है? प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड, नो नेशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, स्टेट्स लाइबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट। अब इशू क्या है दोस्तों? ट्रीटीज आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, नीड नेशनल लॉ। ये ट्रीटी है दोस्तों वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग। मान लीजिए हम इंडिया ने ये ट्रीटी साइन कर ली, जब तक इंडिया कोई लॉ नहीं लाएगा जब तक ये क्या है? ट्रीटी काम नहीं करेगी। तो हमारे पास क्या है दोस्तों? कोई भी स्पेस लॉ नहीं है, नेशनल स्पेस लॉ नहीं है हमारे पास। तो नेशनल स्पेस लॉ की जरूरत है। क्यों जरूरत है दोस्तों? नो नेशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज की, और हमें स्टेट रेस्पॉन्सिबल होता है कोई भी एक्टिविटी जो स्पेस से रिलेटेड, तो क्या होगा? वो सरकार रेस्पॉन्सिबल होगी और स्टेट्स भी लायबल होगा अगर कोई डैमेज होता है स्पेस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़े। अच्छा, इंडियाज करंट अप्रोच क्या है? व्हाट इज इंडियाज करंट अप्रोच? इंडियाज करंट अप्रोच क्या है? इंक्रीमेंटल क्वेश्चंस। प्रोग्रेस क्या है दोस्तों अभी तक? जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में आई, क्या है? जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है उसको 2023 में लाया गया। इनकरेज द प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको इनकरेज करने के लिए क्या लाई गई? पॉलिसी लाई गई थी। और इन स्पेस नॉर्म, गाइडलाइंस, प्रोसीजर, NGP, ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क, कैटालॉग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर स्पेस इंडस्ट्री। पेंडिंग क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज एक्ट, ओवरआर्चिंग रेगुलेटर एंड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क, क्या है? ये अभी दोस्तों पेंडिंग है। ये था मेरा वीडियो द हिंदू का न्यूज़पेपर, जो 21 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है वो था।
अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो। तो स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग, पढ़ते रहिए दोस्तों और यूपीएससी को क्लियर करते रहिए। थैंक यू गाइज।